हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज हमने स्टार्ट किया और जिसके अंदर मैं आप लोगों को 8 चैप्टर करा चुकी हूं और आज ये हमारा 9 चैप्टर है जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विद इन 25 डेज हमें बिजनेस स्टडीज क्लास 11 कंप्लीट करना है और जिसके अंदर हम 8 चैप्टर कर चुके हैं और 10 फरवरी तक आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिजनेस स्टडीज के वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल बिजनेसेस की, जैसे कि नाम है आपके चैप्टर का स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज, तो यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस है अभी किस बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस में रखेंगे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे और किस बिजनेस को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे आपका कई पैरामीटर्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई किस बिजनेस को हम स्मॉल में काउंट करेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे जो कि एक बिजनेस है उसका साइज उसको डिफाइन करेंगे। आपके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। इस बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि भी किस बिजनेस को हम छोटा कहेंगे और किसको बड़ा कहेंगे। इसी के साथ ही कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल हमने लगाया, ये भी बेस हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बेस हो सकता है कि भी कौन बिजनेस है जिसके अंदर अगर हम पावर का यूज करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करते हैं या फिर यूज हम नहीं करते। तो इस तरह से आपके अलग अलग पैरामीटर है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 के अंदर आपका जो रेगुलेशन एक्ट आया था इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो उसने जो डिफाइन किया था, उसने कैसे डिफाइन किया था कि भी एक बिजनेस है उसको हम स्मॉल बिजनेस कब कहेंगे, अगर उसमें 50 से कम पर्सन है, नॉट मोर देन 50% एम्प्लॉयड, और इसी के साथ ही वह जो पावर है उसका यूज करे। और नेक्स्ट या फिर हमारे 100% हो और वे पावर का यूज न करे और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा था कि यह बिजनेस हमारा एक स्मॉल बिजनेस का है कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फाइनली यहाँ पे 2006 के अंदर आपका MSMED एक्ट है वो आया, जो जिसकी की फुल फॉर्म होगी माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। फिर इसने यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस है उसको डिफाइन किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज है उसकी 2 कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की कि एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक होगा हमारा सर्विसेज। तो अब हम फिर बात करेंगे कि भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी होगी तो उसके अंदर आपकी क्या लिमिट रहेगी और इसी के साथ ही आपकी जो सर्विसेज है उसके अंदर आपकी क्या लिमिट रहेगी। और उसके बेस पर फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भी कौन सी जो हमारा बिजनेस है वो स्मॉल कहलाएगा और कौन सा हमारा मीडियम कहलाएगा, कौन सा हमारा माइक्रो कहलाएगा। तो देखिए, तो जो यहाँ पे MSMED एक्ट है उसने जो क्लासिफिकेशन किया स्मॉल बिजनेसेस का, तो 2 बेस उसने लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने लिमिट ऑन द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड द मशीनरी। तो उन्होंने बताया कि भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर जो प्लांट एंड मशीनरी है अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, अगर हमने अप टू 25 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वह एंटरप्राइज हमारी कौन सी कहलाएगी, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। इसी के साथ ही अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹5 करोड़ तो वह हमारी एंटरप्राइज क्या कहलाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। और अगर हमने 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो फिर वह हमारी कौन सी एंटरप्राइज कहलाएगी, मीडियम एंटरप्राइज हमारी कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इस एक्ट ने क्लासिफिकेशन किया स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेस का। इसी के साथ ही अगर सर्विसेज की अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमने सर्विसेज में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है किसके अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, अगर हमने अप टू 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वह माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। और अगर हमने अप टू 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वह स्मॉल कहलाएगी। और अगर हमने अप टू 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वह हमारी मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आपका MSMED एक्ट ने दिया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन आपका 2006 में एक्ट में दिया, अब आपका न्यू क्लासिफिकेशन आ चुका है, न्यू नोटिफिकेशन इन 2020 के अंदर यहाँ पे फिर से एक क्लासिफिकेशन दिया और एक न्यू क्लासिफिकेशन आया और जिसके बेस पे अब आपकी ये जो लिमिट है वो थोड़ी सी चेंज हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो माइक्रो और स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसकी लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए, ये रहा आपका न्यू क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका अगर आपने माइक्रो एंटरप्राइज की अगर मैं बात करती हूं तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिमिट डिसाइड की गई कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो होनी चाहिए 1 करोड़ और इसी के साथ ही जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो ये अगर लिमिट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन
इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 करोड़ है और जो आपका टर्न ओवर है वो आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, तो आप किस एंटरप्राइज के अंदर आओगे? माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर। इसी के साथ ही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है अगर आपका 10 करोड़ और इसी के साथ ही टर्न ओवर है जो आपका वो डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा आपका टर्न ओवर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप किस एंटरप्राइज के अंदर आओगे? स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर। नेक्स्ट है अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है ₹50 करोड़ और आपका टर्न ओवर है वो आपका डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़, ठीक है, तो फिर आप किसके अंदर आओगे? मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आओगे। तो ये है बेसिकली आपका न्यू क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के बेस पर ही अब हम डिसाइड करेंगे कि भी किस एंटरप्राइज को हम स्मॉल कहे, किसको हम माइक्रो कहे और किसको हम मीडियम कहे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे बेसिकली रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेसेज, और स्पेशली अगर मैं इंडिया के अंदर बात करती हूँ तो भाई जो स्मॉल बिजनेसेज है उसका क्या रोल है इंडिया के अंदर। देखिए वैसे तो हर एक कंट्री में आपको स्मॉल बिजनेसेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करती हूँ इंडिया के अंदर तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा जो है रूरल एरिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रोल रहने वाला है हमारा स्मॉल बिजनेसेस का? तो सबसे फर्स्ट रोल है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है वो इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करती है, क्योंकि जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इनको कहीं पे भी हम खोल सकते हैं, छोटे छोटे गांव में, रूरल एरिया में भी इसको ओपन किया जा सकता है, और बेसिकली ये लेबर इंटेंसिव आपकी रहेगी। तो लेबर इंटेंसिव होगी तो उतने ज्यादा पर्सन्स को यहाँ पे क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखिए गाँव गाँव में जाकर भी अगर गाँव में भी जो पर्सन है अगर उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, इनकम जनरेट होगी और उनका भी एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो भी उनका हाई होगा, और ये एक तरह से क्या करेगा? स्ट्रेंथ करेगा टू इकोनॉमिक कंडीशन को। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, ये इसी के अंदर आ चुका है, ठीक है, कि भी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रूरल एरिया में हम क्या करते हैं? इनको स्टेब्लिश करते हैं, और तो उससे बेसिकली हमारा क्या होगा? जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज है ना उनका भी यूज करके हम जो प्रोडक्ट है, बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज है उसका एक अच्छा मोबिलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली होगा रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेसेज, ठीक है। इसी के साथ ही हम थोड़े से ये भी देख लेते हैं विलेज इंडस्ट्रीज एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये हम किसको कहेंगे? तो देखिए विलेज इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया के अंदर ही जो इंडस्ट्री लोकेटेड है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? विलेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि भाई गांव में हमने इंडस्ट्री सेटअप किया है। तो जो ये रूरल एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज होगी, बेसिकली जो विलेज इंडस्ट्रीज होगी, ये कैसी इंडस्ट्री होगी कि भाई ये पावर का यूज भी कर सकती है और बिना पावर के भी यूज करके ये प्रोडक्ट है उसको बना सकती है, ठीक है, मतलब कि अपने हाथों से भी ये प्रोडक्ट है उसको बना सकती है, या फिर बिजली का भी थोड़ा बहुत यूज करके जो प्रोडक्ट है उसको बना सकती है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ कॉटेज इंडस्ट्री की, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द रूरल इंडस्ट्रीज। तो ये भी हमारी सेम यही है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है? रूरल इंडस्ट्रीज, या फिर इनको हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल्स है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? इन इंडस्ट्री में वे खुद अपने घर पे ही, ठीक है, जो पर्सन्स है वे अपने घर पे ही अपना खुद का इक्विपमेंट यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट है उसको तैयार करते हैं, और बेसिकली ये सारी की सारी इंडस्ट्री क्या है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हमारी कहलाएगी। अब देखिए जो स्मॉल बिजनेसेज है उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इकोनॉमिक कंडीशन है उसको स्ट्रेंथ किया है। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया है किसको? स्मॉल बिजनेसेस को। गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है स्मॉल बिजनेसेस की, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो और आगे आए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एक तो क्या है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और कुछ इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम ऑफर करती रहती है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशल ओपन किए गए हैं स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपका है नाबार्ड। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका बैंक है, ये 1982 में आपका सेटअप किया गया, और बेसिकली किसके डेवलपमेंट के लिए? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनके डेवलपमेंट के लिए इस
इस बैंक को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी काउंसलिंग करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट है उसको करना, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा आया RSBDC। इसका ही फुल फॉर्म क्या होगी, द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। ये बेसिकली क्या है, ये भी जो नाबार्ड है उसी का स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। और इसका अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये जो आपका है RSBDC इज स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड, ठीक है। और ये भी बेसिकली काम करता है किसके बेनिफिट के लिए, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके बेनिफिट के लिए। बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। जो वुमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, RSBDC का। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूशन आया वो आया आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है, NSIC। ये कब सेटअप किया गया, आपका 1955 में। और इसका भी मेन यहाँ पे पर्पज क्या था कि भाई जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना एक कंसेशनल रेट पर, और इसी के साथ ही उनको जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना। ये सारा का सारा काम किसका था, NSIC का। इसके अंदर आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, टू सप्लाई द इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स इन अ इजी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जो कि 1978 में सेटअप किया गया। और ये बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, छोटे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको सेटअप किया गया ताकि आपकी जो हेल्प है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी जो हेल्प है वो की जा सके। तो बेसिकली ये क्या करता था, ये प्रोवाइड करता ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सुटेबल स्कीम्स बताना, फिजिबिलिटी स्टडी है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा, DIC। ये बिल्कुल आपके पड़ोस में एक तरह से इसको खोल दिया गया ताकि आपको ज्यादा दूर न जाना पड़े और पास से ही आप लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ठीक है, काफी सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 डिस्कस किए हैं, जो कि है नाबार्ड, RSBDC और NSIC और DIC। उसके बाद इंसेंटिव ऑफर की अगर मैं बात करती हूँ तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव यहाँ पे दिया, जैसे लैंड जो है वो प्रोवाइड की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एट अ कंसेशनल रेट पर, ठीक है, कम रेट पर आपको जमीन दे दी गई। इसी के साथ ही भी आपको पावर मिली, या फिर आपको रिलैक्सेशन दिया गया कि भी आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ना वो शुरू के 5 साल तक आपसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। टैक्स रिबेट दी गई, यहाँ पे टैक्स में आपको बेनिफिट दिया गया कि 4-5 साल तक आप पे टैक्स ही नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा तो हाफ लगेगा आपको, इस तरह से। नेक्स्ट आपको सब्सिडी दी गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इंसेंटिव थे जो कि गवर्नमेंट ने ऑफर किए। और ये कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थे जो कि गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल बिजनेसेज है, उनको प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, हमने आज जो स्मॉल स्केल है उसको कंप्लीट किया है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो इससे पहले हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है और जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेसमैन है, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए जो एंटरप्रेन्योर होगा वो बेसिकली क्या करता है, वो नए नए इनोवेशन है ना, इनोवेशन के साथ आएगा, ठीक है, नए नए आइडियाज लेके आएगा। बेसिकली वह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होगा और बिल्कुल स्क्रैच से जो भी काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से काम करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ, बिजनेसमैन की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई वो क्या करता है, वो एक तरह से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है ना उसी को वो चलाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप जो गुड्स है, ठीक है, उसको खरीदते हो और बेचते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेसमैन कहेंगे। वहीं पे अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करती हूँ तो वह बेसिकली कौन होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेगा। या फिर मैं ये कहूँ कि वो जो मार्केट है उसके अंदर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि भी बेसिकली क्या नीड है, उस नीड को है कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। फिर उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो फिर आगे प्रयास करेगा, मीन्स वो जो गुड्स है, सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराएगा। और बिजनेसमैन कौन होगा, जो ऑलरेडी जो गुड्स आपके अवेलेबल है उन्हीं में सेल परचेज करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, जैसे हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी की। तो जो धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो रिलायंस है उसको इस्टेब्लिश किया, उसको सेटअप किया, उसकी स्थापना की। लेकिन अब जो मुकेश अंबानी जी है, अब वे क्या कर रहे हैं, वे बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, क्योंकि वे ऑलरेडी जो एक बिजनेस है अब उस बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन जो उसकी जो आइडिया आया था रिलायंस को
की जो स्टेब्लिशमेंट करने का, ठीक है, और उसके लिए जो भी प्रयास किए थी, जो भी प्रॉब्लम थी उनको सोल्व करना, बेसिकली जो इनोवेटिव आइडिया यहाँ पे आया, किसके माइंड में आया, धीरू भाई अंबानी के। तो धीरू भाई अंबानी यहाँ पे क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर, और जो अभी मुकेश अंबानी जी है वे क्या कहलाएंगे, बिजनेसमैन। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारा वर्ड है एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारा ये जो फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर वर्ड से हमारा एंटरप्रेन्योर जो वर्ड से ये हमारा ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब क्या है, अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी की भी जो प्रॉब्लम है मुझे उसको सोल्व करना है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज मुझे लेके आना, कुछ इनोवेशन मुझे लेके आना, रिस्क मुझे लेना है, तो ये काम करेगा हमारा एंटरप्रेन्योर। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, अंडरटेक। दिस रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है, दिस रेफर्स टू दोज, भाई इसका मतलब ये है कि भाई वे पर्सन दोज हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज, कि भाई हम एक नई एंटरप्राइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी उसका फिर जो भी रिस्क होगा उस रिस्क को हम अंडरटेक करेंगे, ठीक है। एन एंटरप्राइज इज क्रिएटेड, एन एंटरप्राइज इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो भाई जो एक एंटरप्रेन्योर है उसने क्या किया, एक एंटरप्राइज है उसको सेटअप किया, और जो सेटअप करने की जो प्रोसेस है वह बेसिकली क्या कहलाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप भी इसको बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो अब देखिए तो एंटरप्रेन्योर हमारा कौन हुआ, वह पर्सन, एंटरप्रेन्योर मींस अ पर्सन हु सेटअप अ बिजनेस, जो कि एक बिजनेस को सेटअप करेगा, टेकिंग एन फाइनेंशियल रिस्क, जो रिस्क फाइनेंशियल उसको लेगा, इन द परस्यूट ऑफ द प्रॉफिट। भाई उसका मेन पर्पस क्या, कहीं ना कहीं वो यही चाहेगा कि जो भी प्रॉफिट है मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है, जो नीड्स है नीड्स को फुलफिल करे, तो नीड्स को फुलफिल करते हुए प्रॉफिट की इच्छा में वो बेसिकली क्या करेगा, जो फाइनेंशियल रिस्क है वो लेगा और एक बिजनेस है उसको सेटअप करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है एक एंटरप्राइज को सेटअप करने की, वो बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एज द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच इधर ऑन द इंडिविजुअल, या तो वह इंडिविजुअल जिसके माइंड में आया बिजनेस सेटअप करने का, या तो वो इंडिविजुअल या फिर उसकी एक टीम होगी, टीम आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वे आइडेंटिफाई करेंगे एंड एक्वायर द एंड डिप्लॉय द नेसेसरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द इट्स एक्सपेंशन। अभी जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि भी मैंने जो मार्केट प्लेस है, ठीक है, या सोसाइटी है, वहाँ पे मैंने महसूस किया कि भी जो मेरे आसपास का एरिया है ना, यहाँ पे है ना समोसे की दुकान नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समोसे की दुकान नहीं है, तो भी मैंने ये, और मैंने देखा कि भी जो पर्सन्स है उनकी डिमांड है, उनको नीड है इस चीज़ की, तो अभी ये मेरे दिमाग में आइडिया आया, और अब मैंने क्या किया, भाई अपनी जो बिजनेस है, ठीक है, अब मैं सेटअप करूंगी, कहने का मतलब क्या, मैं एक छोटी सी शॉप है, जो शॉप है समोसे की जो शॉप है उसको मैं ओपन करूंगी। तो बेसिकली जो पर्सन है जिसके अंदर जो आइडिया आया, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाया। अब जो प्रोसेस है उसको सेटअप करने के लिए, उसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ना, नेसेसरी रिसोर्सेज है वो मुझे लगाने पड़ेंगे, एक शॉप है वो मुझे खरीदनी पड़ेगी। जैसे मैं 10 लाख रुपए की है, ठीक है, या 5 लाख रुपए की मैंने एक शॉप खरीद ली, तो भी जो 5 लाख है उसका अरेंजमेंट कहाँ से आएगा, तो ये जो भी सारे रिसोर्सेज है तो उन रिसोर्सेज की मैं अरेंजमेंट करूंगी। तो ये बेसिकली जो ये प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप। और अब फाइनली मैंने एक शॉप है वो मैंने यहाँ पे अपनी बना ली है, और मैंने अपना जो बिजनेस है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है समोसे बेचने का। तो जो मैंने अब वो यहाँ पे जो दुकान मैंने ली है, ठीक है, शॉप जो मैंने बनाई है, कहीं ना कहीं जो एंटरप्राइज है उसको मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी कहलाएगी। इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सबसे पहले हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं है कि भी आपने सोच लिया और एकदम से हो गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। एक सिस्टमेटिक वे में आपको चलना पड़ेगा। आप यहाँ हो और आपका टारगेट है यहाँ पहुंचने का, तो भी ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से यहाँ पे जंप कर दिया, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, कुछ सिस्टमेटिक वे होंगे, वे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और तब आप धीरे धीरे जाके अपना जो टारगेट है उसको अचीव करोगे। इसी के साथ है रिलेटेड टू इनोवेशन, अभी अभी हमने बात की, ये हमारा रिलेटेड है टू न्यू थिंग्स, ठीक है, नई नई चीजों के बारे में सोचना, कुछ न्यू करना, यहाँ पे कुछ इनोवेटिव करना, ठीक है, कुछ न्यू प्रोडक्ट आपका लेके आना। तो जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, इनोवेशन से। लॉफुल एंड द पर्पसफुल, ठीक है। अब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट अगर करोगे, ठीक है,
तो आप बेसिकली क्या होगा, वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप नहीं करोगे और उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पर्पज यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली जो सोसाइटी है उसकी नीड को हम क्या करें, फुलफिल करें। तो एक लॉफुल और पर्पजफुल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही रिस्क टेकिंग। तो देखिए भाई रिस्क तो है ही। अब मैं एक न्यू एंटरप्राइज अगर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, अपना एक नया बिजनेस में स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो भाई वहां पे मुझे मैं किस पर्पज से स्टार्ट करने जा रही हूँ कि भाई मैं तो मान के तो ये चलूंगी ना मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना मुझे प्रॉफिट हो, मुझे लॉस भी तो हो सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या रहेगा, रिस्क तो हमारा रहेगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए मैंने एंटरप्राइज मैंने जो सेटअप की है, तो अब यहाँ पे बेसिकली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सभी को क्या करूंगी मैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको ऑर्गेनाइज्ड करूंगी। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं क्या करूंगी, उनका यूज करूंगी, जो भी लैंड है, लेबर है, मशीन है, इन सब का। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी डेवलपमेंट की हमें क्यों जरूरत हुई। ठीक है। नीड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए फर्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। अगर देखिए जितना ज्यादा यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा मिलेगा तो उससे हमारे बेसिकली क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे कैपिटल गुड्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, ब्रिज बनाना, अदर मशीन्स है, टेक्निक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब लेके आना, इन सब में क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सब करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो उससे उसमें इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि भी जो कहीं ना कहीं जो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है। उस जो एक जैसे एक ब्रिज बनाने का ही काम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, जो लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स है वही सेविंग्स लेके, जो उनके पास ऐसी वैली सेविंग्स ऐसे ही पड़ी थी, ठीक, आइडल सेविंग पड़ी थी, वे कुछ यूज नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सेविंग का यूज किया और इससे बेसिकली हमारा क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जो पब्लिक है, ठीक है, उसको क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे मिलेगा। और अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो भाई उनकी जो इनकम है वो भी उनकी इंक्रीज होगी, इनसे जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो भी उनका हाई होगा। तो देखिए एक काम से भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बेनिफिट हमें हो रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन, इसी के साथ ही इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम। अभी मैंने आपको बताया कि भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो भी लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो कहीं ना कहीं भी पर कैपिटा इनकम है वो आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। और ये मैंने आपको बताई दी है, जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, या फिर एक अगर मैं एक एंटरप्राइज यहाँ पे सेटअप करने जा रही हूँ तो ये लगा के चलना कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या हूँ, अब जॉब सीकर नहीं हूँ बल्कि मैं क्या हूँ, जॉब प्रोवाइडर हूँ। अगर मैं कहीं पे जॉब करती हूँ तो वहां पे मैं अपने लिए सिक्योर हो जाऊंगी कि भी हाँ भी मुझे जॉब मिल चुकी है, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं 2-4 पर्सन्स है उनके लिए अब यहाँ पे मुझे जॉब मिल चुकी है। बट अगर यहाँ पे अगर मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगी तो आप लोग देख सकते हो कि भी मैं कितने सारे पर्सन होंगे, उनको भी क्या करूंगी, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोवाइड करूंगी। कहीं ना कहीं जो अदर्स है उनके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। और दूसरी सेंस में यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, जैसे मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो भी मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर मुझे सप्लायर्स के पास जाना पड़ेगा। तो जो सप्लायर्स है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट कर दी। ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली यहाँ पे नीड है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो भाई अब इस सब को देखते हुए एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो आपकी स्टार्ट की गई। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मतलब क्या, स्टार्टअप का मतलब क्या कि भी आप स्टार्ट कीजिए, आपने कोई भी जो नया बिजनेस है, ठीक है, न्यू वेंचर है वो आपने स्टार्ट किया है, तो वो बेसिकली क्या है, एक आपका स्टार्टअप है। मैंने कुछ भी नया करने की सोची, ठीक है, मैंने कोई भी अपना नया बिजनेस करने की सोची, तो वो मैंने क्या किया, एक स्टार्टअप मैंने यहाँ पे किया है। तो स्टार्टअप बेसिकली क्या है, स्टार्टअप कंपनी इज एन entrepreneurial venture which is typically a newly emerged business है। तो भी इसका मतलब क्या, स्टार्टअप का मतलब कि भी बिल्कुल आपका न्यूली, ठीक है, आपने एक नया क्या है, एक बिजनेस है वो आपने स्टार्ट किया है। दैट एम टू मीट अ मार्केट प्लेस नीड बाय द डेवलपिंग अ वाइबल बिजनेस मॉडल अराउंड अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस और अ प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी मार्केट प्लेस है उसकी जो नीड है, उसकी नीड को हम देखते हुए, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बेस पे जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना। वहाँ पे आपने कोई भी एक न्यू बिजनेस है वो आपने स्टार्ट किया है, एक न्यू प्रोडक्ट है वो आप जो प्रोवाइड कराने जा रहे हो या फिर न्यू सर्विसेज। ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या कि यहाँ पे इंडिया ने बेसिकली क्या किया, स्पेशली गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो भी ऐसे लोगों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया कि भाई आप आइए, अगर आपके अंदर कुछ स्किल है, अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए, हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है।
अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारी छूटें भी आपको मिलेगी। जैसे अगर मैं कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है ही कि पैसा भी चाहिए उसके लिए। इसी के साथ ही फिर भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर कि भी लोगों को एनकरेज किया, ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप अपना, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसके बेस पे है ना आप अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कीजिए। हम आपको कहीं ना कहीं फंडिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही जो लीगल फॉर्मेलिटीज वो भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, और भी हम आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। जैसे हम टैक्स में आपको छूट दे देंगे, 3 साल तक आपको जो टैक्स है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो काफ़ी सारी सब्सिडी आपको दी जाएगी ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे आए और वे अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली किसके अंदर था, आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। तो अब अगर मुझे स्टार्टअप करना है, ठीक है, स्टार्टअप करने के लिए भी अब मुझे कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे भी पैसे की तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमारे पास डिफरेंट वेज है टू फंड द स्टार्टअप। तो भी कौन कौन से वेज है जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पे जो फंड है उसको अपना अरेंज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बूटस्ट्रैपिंग। इसका मतलब क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग। इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर भाई आपके पास पैसा है तो अपना पैसा लगा के आप अपना जो स्टार्टअप है उसको शुरू कर सकते हो। मीन्स अपना बिजनेस है, एक जो न्यू वेंचर है उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। वेंचर कैपिटल में आपका बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे होंगी आपकी कंपनीज, ठीक है, कई सारी कंपनीज होगी जिनका काम यही होगा कि भाई जो कोई न्यू एंटिटी आए, कोई न्यू बिजनेस आए तो भाई उसको फंडिंग प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो हो। इसी के साथ ही एंजल इन्वेस्टर का मतलब है कि भाई एंजल का मतलब क्या, भाई परीफ रिश्ता, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे भी जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, ये आपको पैसा देंगे और आपको कहेंगे कि भी पैसा हम लगाएंगे और आप अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्टअप एक्सेलरेटर एंड सीड इंक्यूबेटर, ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमारे क्या है, जो एक जैसे एक न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, उसको इनक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है, फिर उसको अच्छे से नर्चर किया जाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ की जाएगी। तो इन द सेम वे हमारे क्या होगा, जो हमारे स्टार्टअप होंगे, जो न्यू बिजनेस है, बिल्कुल जो न्यू बोर्न है, तो भी उनको बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपनी होंगे जो क्या करेगी, उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए यहाँ पे जो फंडिंग है वो प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ ही फंडिंग फ्रॉम द बैंक से, तो भी बैंक से भी आप फंडिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है, और गवर्नमेंट भी आपको डिफरेंट वे से क्या करेंगी, आपको सपोर्ट देगी, आपको जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट वेज है टू फंड द स्टार्टअप। तो ये था भाई आपका एंटरप्रेन्योरशिप हमने किया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जो कि होगा आपका इंटरनल ट्रेड। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है। और अगर इसी के साथ ही आपको कहीं पे कोई भी सुझाव आपको देना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।